नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है समय का फेर। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मंदिर के बाहर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। लोगों को गर्म कपड़े बांटने का कार्यक्रम चल रहा था। स्वाति सविता जी के पास शॉल स्वेटर लेने के लिए स्टेज पर खड़ी थी। उन्होंने स्वाति से कहा, देखिए, यही है वह साहसी और बुलंद इरादे वाली महिला जिसने हमें यहाँ तक पहुँचने में भरपूर सहयोग दिया है। इसलिए आप इन्हें फूलों का हार पहना दीजिए। इतना सुनते ही स्वाति का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा और रेवती जी को अपनी नज़रें झुकाए फूलों का हार पहना दिया। स्वाति के हार पहनाते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो स्वाति उसी समय रेवती जी के पैरों में गिरकर रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। तो आइए जानते हैं कि रेवती जी कौन थी और स्वाति ने उससे माफ़ी क्यों मांगी। सुबह सुबह रेवती जी अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी उनकी बहू स्वाति उठकर आई और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, खबरदार माँ जी, जो आपने सुबह सुबह उठकर मेरी नींद खराब की तो। अरे, आपको इतना भी नहीं पता क्या कि अगर कोई सोया हुआ रहता है तो खटपट की आवाज़ करके उसे जगाना नहीं चाहिए। आपका क्या है, खुद तो दिन रात सोती रहती हैं, लेकिन मुझे तो घर से लेकर बाहर तक के ढेरों काम देखने होते हैं। आपके बेटे को तो पैसे कमाकर लाने के अलावा और कोई जिम्मेदारी है नहीं। सारी जिम्मेदारियां तो मुझे ही उठानी पड़ती है। उसमें भी आपको सुबह सुबह चैन नहीं रहता। लग जाते हैं आंगन में झाड़ू लगाने। झाड़ू की आवाज़ मेरे कानों में चुभती है तो सुबह सुबह मेरा सारा मूड ख़राब हो जाता है। फिर सोचिए, पूरा दिन मेरा कैसे जाता होगा। लेकिन आपको इससे क्या, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्वाति चिल्लाती जा रही थी तो रेवती जी ने कहा, लेकिन बहू, सूर्य उदय से पहले ही घर के आंगन की साफ़ सफाई हो जानी चाहिए ताकि घर में बरकत आए। रेवती जी ने कहा तो बहू बोली, ओहो माँ जी, अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए, जब जागो तभी सवेरा। इतना कहकर बहू पैर पटकती हुई अंदर चली गई। दोनों सास बहू में नए और पुराने विचारों के बीच नोकझोंक होती रहती थी। रेवती जी का बेटा सर्वेश अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करता, क्योंकि उसने बचपन से ही अपनी माँ को संघर्ष करते हुए देखा था। जब वह 4 साल का था तब उसके पिता की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई थी। उस समय उसकी माँ रेवती जी केवल 25 वर्ष की थी। इसलिए उनके रिश्तेदारों और आस पड़ोस, यहाँ तक कि उसके ससुराल वालों ने भी कहा था कि वह अपने बेटे सर्वेश को उनके पास छोड़कर दूसरी शादी कर ले ताकि वह अपना भविष्य अच्छे से जी सके। लेकिन रेवती जी ने अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचकर दूसरी शादी नहीं की। सर्वेश को उसके पिता का हिस्सा देना पड़ेगा, यह सोचकर रेवती जी के जेठ और देवर ने उन पर चरित्रहीनता का लांछन लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी रेवती जी अपने बेटे को लेकर अपने मायके गई तो उनकी भाभियों ने बोझ समझकर उन्हें अपने घर से निकाल दिया। अब इतनी बड़ी जालिम दुनिया में, जहाँ यही समाज के ठेकेदार, जो लोग समाज को सुधारने की बात करते हैं, लालची भेड़ियों की तरह अपनी आंखें गड़ाए ऐसी विधवा औरतों का जीना हराम कर देते हैं, उसी समाज में रेवती जी अपने छोटे से बेटे को लेकर उसके भविष्य को बनाने के लिए निकल पड़ी। साहस रूपी चादर ओढ़ अपने बच्चे को सहारा लेकर वह दिन भर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन साफ करती, तो कभी किसी के खेतों में जाकर मजदूरी करती, लेकिन अपने बच्चे का भविष्य सुधारने में जुटी रहती। कभी कभी तो उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता, पर अपने बेटे सर्वेश को कभी भूखा नहीं सुलाया। सर्वेश जब खाने के लिए कहता तो वह कह देती, बेटा, मैंने पहले ही खा लिया था। लेकिन वह बालक मन का भोला भाला बच्चा उस समय क्या जानता था कि माँ ने वास्तव में खाना खाया है या नहीं। लेकिन अब वह बड़ा हो गया है,
तो वह सारा समय उसके आँखों के सामने चलचित्र की भांति घूम जाता है कि किस तरह उसकी माँ ने अपने बच्चे के लिए अपनी सारी खुशियों का गला घोंटकर अपने बच्चे को उस मुकाम तक पहुँचाया जो आज उनका बेटा एक सफल बिजनेसमैन बन गया है। लेकिन स्वाति को अपने पति की इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। सर्वेश चाहता था कि उसकी माँ को सारे जहाँ की खुशियाँ और सुख सुविधा मिले, लेकिन स्वाति उसके विपरीत सोचती थी। वह अपनी सासू माँ को 1 घंटे के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। लेकिन सर्वेश के दबाव में आकर रेवती जी को थोड़ी बहुत इज्जत देती थी, लेकिन सिर्फ सर्वेश के घर पर रहने तक। जैसे ही सर्वेश घर से बाहर निकलता तो वह अपने असली रूप में आ जाती और रेवती जी से कहती, माँ जी चलिए आप बैठे बैठे घर के बर्तन साफ कर लीजिए, वरना बुढ़ापे में बैठी रहोगी तो आपके घुटने जवाब दे जाएंगे। इसलिए यहाँ से उठिए और बर्तन साफ कर लीजिए। वैसे भी उसके पहले भी तो आप ये नौकरों वाले काम कर ही चुकी हैं, फिर तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिए, खबरदार जो आपने अपने बेटे से इस बारे में कुछ भी कहा तो वैसे भी आपका बेटा कई कई दिनों तक घर में आता नहीं है। सोचो फिर आपको खाना कौन देगा। दोनों टाइम खाना चाहिए और आराम की नींद चाहिए, तो चुपचाप वैसा ही कीजिए जैसा मैं कहती हूँ। रेवती जी बेचारी चुपचाप आंसू बहाती रहती। सर्वेश अक्सर बिजनेस के सिलसिले में इधर उधर जाता रहता था और स्वाति उसका फुल फ़ायदा उठाती। सर्वेश जब घर आता तो वह रेवती जी के साथ ऐसे पेश आती जैसे वह उसकी सास नहीं माँ है। रेवती जी भी अपने बेटे से बहू की कोई शिकायत नहीं करती थी, इसलिए सर्वेश भी अपनी माँ की सुख सुविधाओं के बारे में सोचकर निश्चिंत रहता था। उसे लगता कि उसकी पत्नी तो उसकी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, पर उसे क्या पता कि उसके पीछे से कितने जुल्म करती है। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। अब सर्वेश की बिजनेस में घाटा होने लगा तो उसने विदेश में व्यापार करने की सोची। जब उसने इस बारे में अपनी पत्नी और माँ को बताया तो स्वाति तो बहुत खुश हो गई कि अब वह अपनी सास को अपने इशारों पर नचाएगी। इधर रेवती जी को दुख तो बहुत हुआ, पर घर खर्च चलाना भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए कुछ नहीं बोल पाई और मुस्कुराकर अपने बेटे को हामी भर दी। तो सर्वेश ने कुछ पैसे अपनी माँ को दिए, कुछ पैसे अपनी पत्नी को दिए और वहाँ से चला गया विदेश व्यापार के सिलसिले में। अब स्वाति तो जैसे अपने पति के जाने का इंतज़ार ही कर रही थी। उसके जाते ही वह रेवती जी को ऐसे दिखाने लगी जैसे अब वो उनके साथ अच्छे से रहेगी। बहला फुसला कर उनसे घर के सारे काम करवाने लगी। एक दिन सुबह सुबह स्वाति रेवती जी से बोली, माँ जी आपके बेटे का फ़ोन आया था। वो बोल रहे थे कि उनका विदेश में अभी कारोबार अच्छे से नहीं जमा है, तो पैसे की बहुत तंगी चल रही है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि मेरी सहेली ने छोटे बच्चों के लिए एक प्ले स्कूल खोला है, उसे छोटे बच्चों की देखरेख के लिए एक आया की ज़रूरत है। आप वहाँ चली जाया करें, उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और इसके बदले जो आपको पैसे मिलेंगे उससे हमारा घर खर्च निकल जाएगा और आपके बेटे की मदद हो जाएगी। अब मैं भी चली जाती, लेकिन मेरे पीछे से चिंटू की पढ़ाई कौन करवाएगा, और भी बच्चों के 1000 काम होते हैं, इसलिए मैं तो नहीं जा पाऊँगी। लेकिन आप तो अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकती हैं। बहू की बात सुनकर रेवती जी ने कहा, बहू मैं इस उम्र में क्या ये काम कर पाऊँगी। अच्छा आप इस काम के लिए भी उम्र देख रही हैं। वहाँ आपका बेटा परेशान हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको अपने बेटे की चिंता नहीं है। बहला फुसलाकर स्वाति ने रेवती जी को दूसरी सोसाइटी में, जहाँ उसकी सहेली सीमा रहती थी, वहाँ काम करने के लिए लगा दिया। और जैसे ही महीना पूरा होता तो स्वाति पूरा पैसा अपने हाथ में ले लेती। रेवती जी के हाथ में 1 रुपया भी नहीं देती, लेकिन फिर भी रेवती जी खुश थी कि उनकी वजह से उनके बेटे को कुछ तो मदद हो जाती है। 1 साल बाद जब उनका बेटा सर्वेश विदेश से घर वापस आया तो अपनी माँ को साड़ी देते हुए बोला, माँ मैं आपके लिए बनारसी साड़ी लाया हूँ। आपकी बहुत इच्छा थी ना ऐसी साड़ी पहनने की,
कहते हुए सर्वेश ने वह साड़ी अपनी माँ के हाथ में थमा दी। तो रेवती जी ने कहा, बेटा तू मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी क्यों लाया है? पहले तू अपने कारोबार को अच्छी तरह से जमा ले। रेवती जी की बात सुनकर बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे माँ, आपके आशीर्वाद से जब से मैं विदेश गया हूँ तभी से मेरा कारोबार अच्छा चलने लगा था। क्योंकि स्वाति ने आपको नहीं बताया क्या? तो रेवती जी आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने बेटे के इस सवाल का क्या जवाब दे, क्योंकि बहू तो उन्हें भी रोज़ यही कहती थी कि उनके बेटे का बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो हमारी मदद से उसकी भरपाई हो सके। रेवती जी कुछ बोलती उससे पहले ही स्वाति ने आकर बात को संभाल लिया और रेवती जी की तरफ आंखें निकालते हुए कहा, बताया था ना माँ जी को, अब माँ जी की उम्र हो चली है ना, इसलिए माँ जी को कभी कभी भूल जाती हैं, है ना माँ जी? तो रेवती जी ने भी बहू की हाँ में हाँ मिला दी और वह बहू की बातें अच्छे से समझ रही थी कि बहू ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि बहू कई बार रेवती जी को ये धमकी दे चुकी थी कि अगर वह अपने बेटे की उसकी शिकायत करेगी तो वह चिंटू को लेकर अपने मायके चली जाएगी। यही सोचकर कि अपने बेटे का घर ना टूटे, बस इसी कारण रेवती जी शांत रह गई। रेवती जी के द्वारा कुछ भी ना बताने पर सर्वेश को भी यही लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए वह फिर से अपनी दिनचर्या में लग गया। सर्वेश के जाने के बाद रेवती जी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, अब तो मेरे बेटे का कारोबार भी अच्छी तरह से चल रहा है और अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं वहाँ जाकर काम कर सकूं। इसलिए तुम अपनी सहेली को फ़ोन करके यह बता दो कि अब से मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। रेवती जी के मना करने पर स्वाति उन पर नाराज़ होते हुए बोली, ओहो माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ है। मेरी सहेली के सामने मेरी नाक कटवानी है क्या? कम से कम महीना पूरा होने तक तो आपको काम पर जाना ही पड़ेगा। बहू की बात सुनकर रेवती जी ने कहा, क्या होगा बहू अगर नहीं जाऊंगी तो? इतना ही ना कि वे लोग इस महीने का पैसा नहीं देंगे, अगर नहीं देंगे तो रख लेंगे, लेकिन मुझसे अब यह काम नहीं होते, क्योंकि कुछ दिनों में से मुझे अस्थमा का असर थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। अब तक तो मैं बहुत ही मजबूरी में जा रही थी, पर अब तो मेरे बेटे का काम बहुत अच्छा चल रहा है, तो मुझे काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हुए रेवती जी निढाल होकर वहीं चारपाई पर बैठ गई। तो स्वाति को लगा कि बुढ़िया अब ऐसे नहीं मानने वाली। उसने कहा, अगर आप पूरे महीने की तनख्वाह नहीं लाई तो मैं अपने बेटे को लेकर आज के आज ही यहाँ से चली जाऊँगी, फिर रहना अपने बेटे के साथ। बहू की बातें सुनकर रेवती जी मजबूर होकर फिर से काम करने चली गई, लेकिन वापस नहीं आ पाई। वहीं रास्ते में ही बेहोश होकर गिर गई। तभी रास्ते में जाते किसी ने उन्हें बेहोशी की हालत में देखा तो एम्बुलेंस बुलाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। जब रेवती जी को होश आया तो डॉक्टर ने उनसे पूछा, उनके बारे में या उनके घर वालों के बारे में पूछा, तो रेवती जी ने कहा कि मेरे बेटे बहू विदेश में रहते हैं, मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, आप मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए, मैं चली जाऊँगी। तो डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाइयाँ दी और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन रेवती जी के लिए सवाल यह था कि वह जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि उस घर में जाकर तो वो फिर से नौकरों वाले काम नहीं करना चाहती थी और बदले में गालियाँ नहीं सुनना चाहती थी। इसलिए 1-2 दिन तक तो उसे उसी अस्पताल के बरामदे में इधर उधर भटकती रही, लेकिन वहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। अब रेवती जी सड़क पर इधर उधर भटकने लगी। उधर सर्वेश जब घर आया तो स्वाति से अपनी माँ के बारे में पूछा, तो स्वाति बोली, मुझे नहीं मालूम सर्वेश, माँ जी मंदिर जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद माँ जी वहाँ से कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। इतना सुनते ही सर्वेश आग बबूला होते हुए बोला, नहीं पता का क्या मतलब? तूने ही माँ के साथ कुछ उल्टा सीधा किया होगा। कहते हुए सर्वेश गुस्से से घर से बाहर निकल गया और इधर उधर अपनी माँ को ढूंढने लगा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। उधर स्वाति अपनी सहेली सीमा को बार बार फ़ोन करके पूछ रही थी कि मैंने माँ जी को तुम्हारे घर भेजा था, वहाँ से कहाँ चली गई। लेकिन सीमा का हर बार एक ही जवाब था
कि वह 20 तारीख को काम करके गई थी। उसके बाद वह यहाँ नहीं आई। इधर रेवती जी को कोई दया करके कुछ दे देता तो वह उसे खा लेती या फिर पानी पीकर ही सो जाती। एक दिन सर्वेश ने स्वाति से कहा कि वह बिजनेस के सिलसिले से कहीं बाहर जा रहा है, तो स्वाति मन ही मन खुश हो गई कि चलो ठीक ही है। आखिर सर्वेश मान ही गया कि माँ जी के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है और बुढ़िया भी सही समय पर गायब हुई है। अब मुझे बुढ़ापे में उनकी सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इधर सर्वेश बिजनेस का बहाना बनाकर स्वाति से झूठ बोलकर अपनी माँ को ही ढूंढने के लिए निकला था। उसने माँ को ढूंढने में दिन रात लगा दिया। वह अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते एक चाय की दुकान में चाय पीने बैठा ही था कि उसी समय एक औरत अपने छोटे से बच्चे को अपने छाती से लगाकर फटे पुराने हॉल में लोगों से भीख मांगती फिर रही थी। किसी की दया आ जाती तो उसे कोई 5 रुपये 10 रुपये दे देता। जब उसने सर्वेश के सामने हाथ फैलाया तो सर्वेश को अपना बचपन याद आ गया। उसकी माँ भी उसे ऐसे ही अपनी छाती से चिपकाए रहती थी। तब उन्होंने भी कई लोगों के ताने सहे, लेकिन उस समय इसको इतनी समझ नहीं थी। पर आज उसे समझ आ रहा था कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना त्याग किया है। सर्वेश उस औरत को पास के होटल में ले गया। वहाँ उसे और उसके बेटे को भर पेट भोजन करवाया और उसे कुछ रुपए भी दे दिए ताकि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकें। तो वह औरत बहुत खुश हो गई और सर्वेश को ढेर सारे आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चली गई। पर सर्वेश वहीं बैठा अपनी माँ को याद किए जा रहा था। तभी सर्वेश को नज़र पड़ी कि एक बुढ़िया उसकी तरफ कि एक आदमी से कुछ खाने के लिए मांग रही थी। उसे बोल रही थी कि उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, इसलिए कुछ पैसे दे दो बेटा, या फिर मुझे भोजन करवा दो, बहुत भूख लगी है, भगवान आपका भला करेगा। जब सर्वेश के कानों में उस बुढ़िया की आवाज़ सुनाई पड़ी तो उसे वह आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने अपने आंसू पूछे और दौड़कर उस बूढ़ी अम्मा के पास गई और जब उस माँ जी को सामने से जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने आओ देखा न ताओ और वह कहकर उन्हें अपने गले से लगा लिया, क्योंकि वह बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि रेवती जी ही थी। रेवती जी भी अपने बेटे को गले से लगाकर उसकी पीठ पर अपना स्नेह भरा हाथ फेरकर खूब रोई और फिर बोली, बेटा अभी तो तुम बहुत प्यार दिखा रहे हो, लेकिन तुम्हारी माँ कब से घर से गायब है ये तुम्हें मालूम नहीं था क्या? कहीं अभी भी बहू ने तो नहीं भेजा तुम्हें कि मुझे वापस ले जाकर फिर से किसी के घर में नौकरानी बनाकर रख दोगे? अगर ऐसा है तो अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। बेटा मैं सड़क पर ही भीख मांगकर जी लूँगी, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार और तुम्हारा घर संसार, नहीं चाहिए बेटा। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर सर्वेश आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ चलो उस होटल में बैठते हैं, वहाँ पहले भरपेट खाना खा लीजिए, उसके बाद सारी बातें बताइए कि आखिर स्वाति ने आपके साथ क्या किया था। बेटे के कहने पर रेवती जी अपने बेटे के साथ होटल में चली गई। वहाँ भर पेट खाना खाया और फिर अपने बहू को वह सारी बात बताई जो उनके बेटे के पीछे से उनके साथ करती थी। उन्हें किसी के घर में नौकरानी का काम करने के लिए भेजती थी। अपनी माँ के मुंह से यह सारी बात सुनकर सर्वेश को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन रेवती जी ने उसे शांत करवाते हुए कहा, बेटा क्रोध करने से बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, इसलिए जो भी काम करो शांति से सोच समझ कर करो। सर्वेश ने माँ की बात मानी और अपनी माँ को सीधे घर में न ले जाकर एक वृद्ध आश्रम में ले गया, जहाँ उन्हें रेवती जी की एक सहेली सविता जी मिल गई, जो उस वृद्ध आश्रम को चलाती थी। सर्वेश ने सारी बात सविता जी को बताई और अपनी माँ को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखने के लिए निवेदन किया। तो सविता जी बोली, अरे इसमें निवेदन करने की कोई बात नहीं है बेटा, रेवती तो मेरी बहन समान है, वह जितना दिन चाहे रह सकती है। तब सर्वेश अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर निश्चिंत होकर अपने घर चला गया। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था और ना ही वह वापस विदेश गया। अब सर्वेश ने सोच लिया कि अब वह स्वाति को एक पैसा नहीं देगा, वह खुद कमा कर खाएगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। तो मजबूरन स्वाति ने एक ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया, जहां उसे
10,000 रुपये मिलते थे, जो उसके बेटे चिंटू की स्कूल की फीस, कापी किताब और भी अन्य सामान खरीदने में खर्च हो जाते थे। अब शिलादित्य के पास अपने शौक पूरे करने के लिए 1 रुपया तक नहीं बचता था। उधर रेवती जी सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम आश्रम में करने लगी, अन्य महिलाओं को भी सिखाने लगी। उनके हाथ से बनी हुई स्वेटर वृद्ध आश्रम से बाहर जाने लगी। उनकी स्वेटर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए वृद्ध आश्रम में आमदनी बहुत ज़्यादा होने लगी। तो सविता जी की वृद्ध आश्रम की चर्चा चारों ओर होने लगी, इसलिए कई अमीर सज्जन लोग इस वृद्ध आश्रम में डोनेशन देने लगे ताकि उनके पैसे काम के लिए उपयोग हो सके। रेवती जी ने सोचा, जिस तरह मैंने ठंड में ठिठुर कर काम करने अपने दिन बिताए थे, वैसे ही कई हजारों लोग आज भी खुले आसमान के नीचे इतनी कड़ाके की ठंड में रात गुजारने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए क्यों ना उन्हें इस ठंड के मौसम में स्वेटर शॉल बांट दिया जाए, क्योंकि प्रकृति तो सभी के लिए एक समान ही होती है। वह यह नहीं जानती थी कि वह गरीब है या अमीर, किसके पास गर्म कपड़े हैं और किसके पास नहीं। ठंड या गर्मी तो सभी को एक समान ही लगती है। वह तो मनुष्य अपनी सुविधाओं के अनुसार सुख या दुख भोगता है। तो क्यों ना हमसे जितना बन पड़े हम ऐसे पीड़ित लोगों को सुख देने की कोशिश करें। उन्होंने अपने यह विचार अपनी सहेली सविता जी को बताए, जो कि उस वृद्ध आश्रम की मैनेजर थी। तो उन्हें भी रेवती जी का यह विचार सही लगा और उन्होंने रेवती जी का यह नेक विचार सबको बताया। तो पूरा वृद्धाश्रम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनकी स्वेटर खुले आसमान के नीचे रहने वाले गरीब लोगों को गर्म करने में काफ़ी मदद करेगी। जब सारी स्वेटर तैयार हो गई तो सविता जी और रेवती जी ने एक शानदार पार्टी रखी, जिसमें कोई भी ज़रूरतमंद इंसान वहां जाकर खाना खा सकता था और उपहार में स्वेटर शॉल लेकर जा सकता था। धीरे धीरे स्वाति को इस बात का पता चला तो वह भी वहां जाकर उन भिखारियों की लाइन में खड़ी हो गई। सबसे पहले स्टेज पर सविता जी ने सभी को कुछ ज्ञान की बातें बताई और कहा, आज हम जो यह पार्टी रख पाए हैं और इतना कुछ कर पाए हैं, इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे एक मजबूत और नेक इरादे वाले शख्स का हाथ है। अगर आज वह इंसान नहीं होता तो शायद इतने लोगों के चेहरे पर खुशी ना होती। तो मैं चाहती हूँ उनके साहस और सहयोग के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वहाँ उपस्थित लोगों ने बहुत ही उत्साह और जोश के साथ तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। स्वाति भी उत्साहित थी कि कौन है वह शख्स, उसे देखना चाहती थी, लेकिन रेवती जी की कार का टायर पंचर होने के कारण वह समय पर नहीं पहुंच पाई। इसलिए सविता जी सभी लोगों को एक एक करके स्वेटर शॉल देने लगी। तभी रेवती जी भी अपने बेटे सर्वेश के साथ वहां पहुंच गई। तो स्वाति उसी समय स्वेटर लेने के लिए सविता जी के पास खड़ी थी। तो सविता जी ने कहा, सभी लोग तो स्वेटर शॉल लेने की लाइन में खड़े हैं, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। और स्वाति जी की सविता जी के पास शॉल स्वेटर लेने के लिए स्टेज पर खड़ी थी। उन्होंने स्वाति से कहा, देखिए यही है वह साहसी और बुलंद इरादे वाली महिला जिसने हमें यहाँ तक पहुँचने में भरपूर सहयोग दिया है, इसलिए आप इन्हें फूलों का हार पहना दीजिए। इतना सुनते ही स्वाति का सिर शर्म से झुक गया, उसके आंखों में आंसू आ गई, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा और रेवती जी को अपनी नज़रें झुकाए फूलों का हार पहना दिया। स्वाति के हार पहनाते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो स्वाति उसी समय रेवती जी के पैरों में गिरकर रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। तभी रेवती जी ने उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उठाते हुए कहा, अरे अरे, लगता है खराब खाना पीना ना मिलने की वजह से आप कमज़ोर हो गई हैं। थोड़ा अच्छा खाया पिया करो और सेहत की तरफ ध्यान दिया करो। वैसे आपका नाम क्या है? मैंने आपको पहचाना नहीं। लगता है काम की अधिकता के कारण आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही होंगी, इसलिए समय से पहले ही बूढ़ी नज़र आ रही हैं। सविता बहन, इन्हें एक की जगह 2 स्वेटर और 2 शाल दीजिएगा। हो सकता है काम की अधिकता के कारण इन्हें हफ्ते भर में धोने का टाइम मिलता भी होगा या नहीं। 2 स्वेटर होंगे तो इन्हें धोने और पहनने में सुविधा होगी। रेवती जी एक एक बात स्वाति को तीर की तरह चुभ रही थी। वह नीचे सिर झुकाए
चुपचाप रेवती जी की बातें सुनती जा रही थी और फिर वहाँ से स्वेटर लिए बिना ही जाने लगी कि तभी रेवती जी बोली, अरे आपने तो स्वेटर लिया ही नहीं, या स्वेटर की कोई कमी नहीं है। आपके लिए तो 2-2 स्वेटर सोल का ऑफर है और आप बिना सोल के ही जा रही हैं। क्या बात है? और हाँ, यहाँ का स्वादिष्ट खाना खाया कि नहीं? अगर नहीं खाया हो तो ज़रूर खाकर जाइएगा। यहाँ भरपूर भंडारा लगा है। यहाँ किसी को भूखे पेट नहीं रखा जाएगा। स्वाति ने 2-2 स्वेटर सोल पकड़े और चुपचाप अपने घर चली गई। घर जाकर उसने सारी बात फ़ोन करके अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ बोली, ठीक है बेटी, तो कल ही वृद्ध आश्रम जाना और अपनी सास के पैर पकड़कर माफ़ी मांगना और उनसे कुछ पैसों की मदद करने के लिए कहना, और हाँ, घर चलने के लिए मत बोल देना। इतना सुनते ही स्वाति अपनी माँ पर भड़कते हुए बोली, चुप करो माँ, आपके बहकावे में आकर मैंने अपना ही घर बर्बाद कर डाला और आप कह रही हैं कि मैं बस उनसे पैसों की मदद मांगूं और उन्हें घर भी नहीं आने दूं। आप कैसी माँ हैं जो अपनी ही बेटी का घर बर्बाद करने में लगी हैं? और एक सर्वेश की माँ हैं, उन्होंने अपने बेटे को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं कि सर्वेश की सारी सच्चाई पता भी चल गई, लेकिन ना ही उसने मुझे मारा पीटा और ना ही मुझसे कोई लड़ाई झगड़ा किया, बल्कि वह वृद्धाश्रम जाकर अपनी माँ की सेवा करता रहा। और पता है ना, कल भी माँ जी अपने बेटे सर्वेश के साथ आई थी। अब मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगी, बल्कि अपने मन की सुनूंगी। इतना कहकर स्वाति ने गुस्से से फ़ोन काट दिया और अगले ही दिन वह वृद्धाश्रम गई और अपनी सासू माँ से रो रो कर माफ़ी मांगने लगी। तो सर्वेश भी वहाँ पर था। वह सर्वेश से भी माफ़ी मांगने लगी, लेकिन सर्वेश बोला, तुमने मेरी माँ से कहा था ना कि अगर वह तुम्हारी बात नहीं मानेगी तो तुम अपने बच्चे को लेकर अपने मायके चली जाओगी। तो जाओ, खुशी खुशी जाओ, तुम अपने मायके जा सकती हो, लेकिन मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। इसलिए मैं तुमसे बिना कुछ कहे अपनी माँ की सेवा करके वृद्ध आश्रम चल आया था, क्योंकि आज मेरी माँ की बहू ने उनके साथ ऐसा किया तो कल की को हमारी बहू भी आएगी और वह भी हमारे साथ ऐसा ही करेगी। इसलिए मैं पहले से ही तैयारी कर चुका हूँ। अपने पति की बातें सुनकर स्वाति को तो मानो काटो तो खून नहीं। अब वह क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह रोती हुई कभी रेवती जी के पास जाती तो कभी सर्वेश के पास, लेकिन कोई भी उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। उसको ऐसे बिगड़ा देख रेवती जी को कुछ देर बाद दया आ गई, तो उन्होंने कहा, देखो बहू, जो जैसा करेगा वैसा तो उसे भरना ही पड़ेगा, चाहे वह तुम हो या फिर मैं। इसलिए आज से और अभी से सुधर जाओ। आज से तुम किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं दोगी और अब घर जाओ। मैं सर्वेश को समझाकर घर भेज दूंगा। रेवती जी की बातें सुनकर स्वाति खुश हो गई और वापस अपने घर चली गई, लेकिन सर्वेश अपनी माँ के बिना अपने घर जाने को तैयार नहीं था। तो रेवती जी ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, मैं बहू से कोई नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी अंतिम सांस वृद्ध आश्रम से ही गुजारना चाहती हूँ। तो सर्वेश निराश होकर घर लौट आया। अब स्वाति भी पहले जैसी नहीं रही। वह दोनों पति पत्नी हर तीज त्योहार में रेवती जी से मिलने वृद्ध आश्रम जाते और वहाँ जितनी भी वृद्ध महिला थी सभी के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर जाते। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।